हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और आप सब में से सभी लोग ये बात जानना चाहते होंगे कि जैसा कि 2 दिन पहले यानी कि 28 जून 2025 को मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उन्होंने कहा कि वे चुनाव से पहले कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं कर रही। ऐसा करना, उनका ऐसा कहना सही है या गलत है, इसके ऊपर ये विशेष कार्यक्रम है। दोस्तों, मैंने एक इंग्लिश में भी कार्यक्रम बनाया है। कई बातें इंग्लिश में छूट जाती हैं और कई बातें हिंदी में छूट जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश वाला कार्यक्रम भी देखें। तो चलिए बात शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस बात पर जाऊं और इस बात को हम समझें। जैसा कि मायावती जी ने कहा है कि वे चुनावों में गठबंधन नहीं करेंगी, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि गठबंधन क्या चुनावों के अंदर, चुनावों से पहले ही होता है, किस तरह का होता है, और क्या चुनावों के बाद भी हो सकता है, और तीनों परिस्थिति के परिणाम क्या होंगे। इन चीज़ों को हम समझेंगे और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि सिद्धांत क्या है, राजनीति के सिद्धांत क्या हैं, और मायावती जी का जो परिवेश हुआ, जिस वर्ग से वे आती हैं, उस वर्ग का भारत की राजनीति में क्या महत्व है, और उस वर्ग के साथ जुड़कर बाकी वर्ग के लोगों को क्या सही में कुछ प्राप्त होगा या नहीं होगा। मैं आप सबको आगे, इससे आगे बोलना शुरू करूं, मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखिए, जो राजनीति की समझ है ना, वो समझ को रखना बहुत ज़रूरी है। आज 2025 है। उत्तर प्रदेश में 2027 के अंदर चुनाव है। उसके बाद 2029 में चुनाव है। आज जिनकी उम्र 16 वर्ष की है, उत्तर प्रदेश के लोग, वे बच्चे, वे किशोर 2 साल बाद जब 18 साल के हो जाएंगे तो उन्हें चुनाव में वोट डालने का अधिकार तो मिल जाएगा, लेकिन क्या सच में उनको समझ होगी? और वो जो आज 14 वर्ष के हैं, वो 2029 के अंदर 18 वर्ष के हो जाएंगे, तो उनको भारत में जो केंद्रीय सरकार बनेगी उसमें वोट डालने का अधिकार होगा। उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी उसमें यह निर्णय होगा कि वहाँ की जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, कि वे सरकार आगे चलेगी या नहीं चलेगी। और 2029 में जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य दलों की, जिसे हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, एनडीए, वो सरकार 2029 के बाद चलेगी या नहीं चलेगी, ये निर्णय होगा। भारत के बहुत ही युवा वोटर जाकर इन चुनावों के अंदर अपना वोट डालेंगे। लेकिन मैं सबसे ये कह रहा हूँ, न केवल उन युवा वोटर्स से बल्कि सबसे, कि सबसे पहले आपको राजनीति समझनी है, राजनीति का सिद्धांत समझना है, उसके बाद ही अपना वोट डालना है। और वोट जरूर डालना है। और वोट जरूर डालने के लिए ये जरूरी है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, और आपका वोटर कार्ड है या नहीं है। दोस्तों, मायावती जी ने जो कहा है इसके ऊपर हम आते हैं और फिर बाकी बातों की चर्चा करते हैं। तो मायावती जी ने कहा है कि वे गठबंधन नहीं करेंगी चुनावों में। अब इसमें मैं सबसे पहले 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव ही ले लेता हूँ, कि यदि उनका ये कहना 2027 के चुनाव के लिए है, तो जो भी अब मैं आपको बातें समझाऊंगा, ये ना केवल 2027 के चुनावों के लिए है, बल्कि 2029 के चुनावों पर भी उतनी ही लागू होगी। तो मायावती जी क्या कहती हैं? वे कहती हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां एक जैसी ही हैं, मतलब इनमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं अपनी तरफ से इन पार्टियों के अंदर, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम, एनसीपी, शिवसेना, इन सब पार्टियों को, आरजेडी, जनता दल, इन सब पार्टियों को भी इसी श्रेणी में रखता हूँ कि ये सारी एक ही पार्टी है। ये एक क्यों है, इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। ये जो मैं कार्यक्रम बना रहा हूँ, ये किसी भी पार्टी के खिलाफ कोई
दुर्भावना से नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक समझ है, मेरे बरसों का अध्ययन है। और विशेषकर जो मैं आपको समझ देने वाला हूँ, ये सीधा डॉक्टर अंबेडकर जी के कथनों से, उनके वाक्यों से, और साथ ही साथ मेरी बरसों की जो मेहनत है अध्ययन की और चिंतन की, और जो दुनिया को देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। अब गठबंधन नहीं करेंगे, यहाँ पर ये आप लोग को समझने की बात है। जैसा मैंने कहा कि गठबंधन दो तरह से हो सकता है, चुनावों के पहले भी हो सकता है और चुनावों के बाद में भी हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने ये बात स्पष्ट नहीं करी कि वे चुनावों से पहले गठबंधन नहीं करेंगी या चुनावों के बाद गठबंधन नहीं करेगी। हाँ, अगर हम उनकी ये बात को मान लेते हैं कि वो चुनावों से पहले गठबंधन नहीं करेंगी, तो अब दूसरी बात ये आ जाती है कि क्या वो चुनावों के बाद गठबंधन करेंगी। इस पे मैं बाद में इस पर आऊँगा और आपको इस पर समझाऊँगा। लेकिन सबसे पहले चुनावों से पहले वाले गठबंधन की बात करते हैं। यहाँ उन्होंने ये कहा है कि वे चुनावों से पहले गठबंधन नहीं करेंगी। ठीक है, चुनावों से पहले जो गठबंधन होता है वो क्या होता है, हमें सबको पता है कि वो राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन होता है। लेकिन पार्टियों के अलावा भी एक और गठबंधन होता है, और वो जो गठबंधन होता है वो होता है सांप्रदायिक गठबंधन। इस बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा है कि वो कोई सांप्रदायिक गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी। अक्सर हमने देखा है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जाति के लोगों के पास, विशेष धर्म के लोगों के पास या विशेष सांप्रदायों के पास जाती है और उनके साथ एक तरह का अघोषित गठबंधन करती है। इसमें दो पार्टियां इन्वॉल्व नहीं होती, दो पार्टियां नहीं होती शामिल, लेकिन हाँ, सांप्रदाय उस पार्टी के साथ शामिल हो जाते हैं। तो हो सकता है कि इस केस के अंदर बहुजन समाज पार्टी भी यही करे। और जैसा हमने देखा है कि कई भाईचारा कमेटी और इस तरह के कार्यक्रम जो बहुजन समाज पार्टी के चलते आए हैं और चल रहे हैं, इसके द्वारा वह ये एक गठबंधन कर ले। लेकिन हाँ, इसको हम राजनीतिक गठबंधन कह सकते हैं सांप्रदायों का, लेकिन पार्टियों का गठबंधन नहीं है। लेकिन ये जो गठबंधन है ये पार्टियों के गठबंधन से अलग है, क्योंकि इस गठबंधन में जो अलग अलग सांप्रदाय हैं वे एक पार्टी के साथ आ रहे हैं। किस शर्त पर? वे इस शर्त पर नहीं आ रहे कि वे अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। उनकी कोई अलग पार्टी हो सकती है, वे उसको वोट दे सकते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ, बीएसपी के साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे जो बीएसपी के कार्यक्रम है, ये जो बीएसपी की विचारधारा है, उसके साथ वे चलेंगे। ये एक अलग तरह का गठबंधन है, इसलिए हम इसे सिर्फ राजनीतिक गठबंधन पार्टियों वाला नहीं कह सकते। रही बात दूसरे गठबंधन की, उस पर हम बाद में आएंगे। तो ये स्थिति है कि मायावती जी ने कहा है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, अर्थात किसी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब बात आती है असली समझ की, कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि ये तो एक बात है कि वे कह रही है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो किसको वोट डालने जा रहे हैं, क्यों वोट डालने जा रहे हैं, आपको कोई राजनीतिक समझ है या नहीं है। हमारी जो राजनीतिक समझ होती है वो या तो हमारी पाठ्यक्रम की पुस्तकों से हमको मिलती है, या फिर हम जो टीवी चैनल में न्यूज़ चैनल वगैरह देखते हैं या लोगों से हम सुनते हैं, उससे हमें पता चलता है। लेकिन ये सारा जो टीवी चैनल में हम देखते हैं ये प्रोपोगंडा होता है। दूसरा, जो भी हम पाठ्यक्रम की पुस्तकों में पढ़ते हैं वे ज़्यादातर वही पार्टी लिखवाती है जो पार्टी अधिकांशतर शासन में रही है। भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो वह पार्टी कौन सी रही है? कांग्रेस पार्टी। तो हम जो भी अपना राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं वो उतना ही पढ़ते हैं जो कांग्रेस जितना हमें पढ़ाना चाहती है, जिसमें उसका फायदा है। हो सकता है कहीं पे राज्य स्तर पे कोई और पार्टी भी इस तरह के कार्यक्रम पाठ्यक्रम की पुस्तकों में चला रही हो। तो मेरा कहने का मतलब आप ये समझिए कि हमारी जो राजनीतिक समझ होती है उसमें पूरा जो इतिहास होता है वो शामिल नहीं होता है, और इसकी वजह से ना उसमें इतिहास शामिल होता है, ना उसमें सामाजिक दर्शन शामिल होता है, ना सही प्रकार से उसमें राजनीतिक दर्शन शामिल होता है। अर्थात कि हमें बहुत ही सीमित तरह का ज्ञान दिया जाता है, जिससे हमारी जो राजनीतिक सोच है उसका विकास नहीं होता। तो इसलिए अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये राजनीतिक सोच को विकसित करने की, राजनीतिक सोच की बात बता रहा हूँ कि भारत के परिदृश्य में जब आप चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण है ना कि ये पार्टी या वो पार्टी। ठीक है।
अब जो अगली बात है समझने की, पहली अभी हमने क्या समझी, जब हम राजनीति के दर्शन को समझ रहे हैं, हमने सबसे पहले तो ले ली बात कि मायावती जी ने जो गठबंधन किया वो सही है या नहीं है, इस पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि इसका निष्कर्ष आप तभी निकाल पाएंगे, मैं जो आपको कहूँगा थोपूंगा नहीं, लेकिन आप इस पर इसका जो निष्कर्ष है वो तभी निकाल पाएंगे जब मैं आपको जो बाकी बातें बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको जो बात बताई है कि जो राजनीतिक समझ है उसको विकसित करना जरूरी है, वो पाठ्यक्रम से और मीडिया चैनलों या अखबार से आपको नहीं मिलती। एक बात तो ये है। अब दूसरी बात क्या है उसके अंदर, दूसरी बात आती है कि राजनीति में सिद्धांत क्या है, किसी भी पार्टी का सिद्धांत क्या है ये मायने रखता है। और अगर आप उस सिद्धांत को समझेंगे तो उस सिद्धांत के बाद जो आप वोट करने जाएंगे तब आपको वो चीज़ें प्राप्त होंगी जो आपको चाहिए। ठीक है, तो हमें राजनीति का सिद्धांत समझना है। अब हम राजनीति का और खास करके बहुजन समाज पार्टी एवं अन्यों के सिद्धांत को भी थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले लेकिन हम आएंगे मायावती जी का जो वर्ग है, जिस वर्ग से वो आती है, जैसे परिवार में उनका जन्म हुआ है, और उसके बाद हम समझेंगे कि उस वर्ग की जो राजनीतिक सोच है या एक उस वर्ग का एक राजनीतिक वर्ग में जो परिवर्तन हुआ है वो कैसे हुआ, वो क्यों हुआ, और उसके परिणाम क्या हुए। ठीक है, अब सबसे पहले लेकिन हम आते हैं भारत के इतिहास के ऊपर। दोस्तों हमें तो भारत में ये पढ़ाया जाता है कि 1947 में भारत बना और 1950 के अंदर संविधान लागू हो गया, 2 साल संविधान बना, लेकिन ये सच पूरा सच नहीं है। भारत के संविधान बनने से पहले भारत के अंदर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1931 1935 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर भारत में चुनाव होने शुरू हो गए थे। उससे पहले भारत के अंदर एक आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके अंदर भी चुनाव होने लग गए थे। और उससे पिछली सदी में भी म्यूनसिपालिटी के लेवल पर चुनाव होने लग गए थे, यानी अंग्रेजों ने जब यहाँ पर शासन संभाला उसके कुछ समय बाद उन्होंने धीरे धीरे जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था इंग्लैंड या अमेरिका में स्थापित हो चुकी थी उसको भारत में भी स्थापित करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर दो बातें हैं, ये चुनाव जो होते थे ये चुनाव केवल ब्रिटिश प्रांत में होते थे, रजवाड़ों के क्षेत्र में या कहें कि राजाओं के क्षेत्र में, नवाबों जो बादशाह थे कुछ क्षेत्र के, उनके यहाँ नहीं होते थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो हम 570 रियासतें पढ़ते हैं, ये 570 रियासतें कभी भी ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं रही, ये हमेशा ब्रिटिश सरकार के सहयोगी रही है। इन रियासतों में 1935 से पहले चुनाव नहीं हुए, 1919 वाले चुनाव नहीं हुए, और 1935 वाले चुनाव में के अंदर जो थोड़े बहुत परिवर्तन आए उनमें जो अमूलचूल परिवर्तन हुए, जो बड़े परिवर्तन हुए, वो फिर हमारे स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं 1950 के बाद जब हमारा संविधान बना और जब हमारा पहला चुनाव हुआ 1952 में, उसके अंदर जाकर हमारे बड़े प्रजातांत्रिक परिवर्तन आए। अब आप इस चीज़ को समझिए कि 1935 से पहले भारत के अंदर जो ब्रिटिश प्रांत था केवल वहीं चुनाव हुए 1919 वाले, और उसके अलावा जो बाकी शासन था जिसमें राजे थे या नवाब कुछ थे, कुछ मुस्लिम राजा थे, कुछ हिंदू राजा थे, उन राज्यों के अंदर ना तो कोर्ट चलता था ब्रिटिश का, ना ब्रिटिश का कानून चलता था, ना उसके राजा या उस क्षेत्र के राजा लोग जो है वो ब्रिटिश नागरिक थे, ना वो भारतीय नागरिक थे। ये टेक्निकल चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इन टेक्निकल चीज़ों के अलावा आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि उस समय की 1935 तक की क्या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था थी जो बदल गई 1947 और 1950 के बाद। 1935 तक की व्यवस्था के अंदर अधिकांशतर जो नियंत्रण था भारत का और भारत के अर्थव्यवस्था का, भारत के जो संसाधन हैं, ज़मीनें हैं, उन सब पर रजवाड़ों का राज था या फिर ब्रिटिश लोगों का राज था। रजवाड़े अपने हिसाब से लगान अपना टैक्स वसूलते थे और ब्रिटिश लोगों को थोड़ा बहुत देते थे, ब्रिटिश लोग उनसे सहायता भी लेते थे जैसे युद्ध में जाना है और कुछ ऐसी चीज़ें। यानी कि यहाँ पर एक एक्ट चलता था फॉरेन एक्ट, तो फॉरेन एक्ट के हिसाब से ये फॉरेनर थे राजा,
ये ब्रिटिश नहीं थे। तो ये भी जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है कि भारत पूरा गुलाम हुआ, ये भी सही नहीं है पूरी तरह से। इसको भी आपको अब समझना है। लेकिन यहाँ पर तो आपको राजनीतिक समझ पैदा करनी है। राजनीतिक समझ के अंदर अब आपको देखो क्या समझना है कि 1935, अच्छा 1935 का भी जो चुनाव हुआ उसके अंदर भी सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। बड़ी सारी उसमें चुनौतियां थी, बड़ी सारी उसमें सीमाएं थी। खैर वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप ये समझिए कि भारत का जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचा था वो क्या था। अब वो क्या था? अब उसके अंदर दो विशेष वर्ग थे, एक हिंदू वर्ग, एक मुस्लिम वर्ग। मुस्लिम वर्ग तो शासक वर्ग था, वो आपको पता है। उनका अंदर जो क्लास का डिफरेंस है, वो वर्ग का जो फर्क है, वो वर्ग का फर्क हिंदू वर्ग जैसा नहीं था। लेकिन हिंदू वर्ग में क्या था, इसको भी समझने की जरूरत है। हिंदू वर्ग जो बटा हुआ था, यानी हिंदू जो बटे हुए थे, उसके अंदर एक आते हैं द्विज। द्विज यानी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्वाइस बॉर्न। इनका युगोपवीत होता था और इनके कुछ अधिकार थे। ब्राह्मण शिक्षा ले सकता था, शिक्षा दे सकता था। क्षत्रिय और वैश्य शिक्षा ले सकते थे, शिक्षा दे नहीं सकते थे। यज्ञ करने का अधिकार केवल ब्राह्मण का था, जैसे आजकल जो चर्चा चल रही है, ये मनुस्मृति के अंदर उसके आधार पर था। खैर कई ग्रंथों में इसका उल्टा भी होता है, लेकिन ऐसा सिस्टम एक इस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन जो महत्वपूर्ण है बात को समझना वो ये कि ये हिंदुओं का एक वर्ग था, द्विज वर्ग। दूसरा जो हिंदुओं का वर्ग था वो था शूद्र वर्ग, जिसमें आज की तिथि में जितने भी बैकवर्ड क्लासेस आते हैं उसको शूद्र बोलते हैं। हालांकि इन बैकवर्ड क्लासेस के अंदर गुजर, जाट, यादव, कई ऐसी जातियां हैं जो कि जिनके राजे रजवाड़े रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से उनको शूद्र माना जाता है। तो ये एक और वर्ग भारत के अंदर हिंदुओं का था। इसके अंदर एक और बड़ी जो जनसंख्या थी वो थी मेहनतकश मजदूरों की और कारीगरों की। चौथा जो वर्ग था वो था अंत्यज। अंत्यज वर्ग वो था जिनको इन दोनों वर्गों से अलग था, यानी इन दोनों वर्गों को जो अधिकार है, असल में जो हिंदू हम बोलते हैं वो ये दो वर्ग थे, क्योंकि इन दोनों वर्गों को मिला के सवर्ण बोलते हैं। और इनसे बाहर जो अंत्यज, अछूत या अंत्यज जिसे कहेंगे, और आदिवासी, मूल निवासी, ये दोनों इनसे बिल्कुल बाहर थे। तो ये दो वर्ग और थे। और इन वर्गों के हिसाब से भारत का जो अर्थव्यवस्था थी, वो चाहे मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, इनमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था। तो अब क्या था, अब आप ये समझिए कि उस समय क्या था कि जब अंग्रेज भारत के अंदर धीरे धीरे जो प्रजातांत्रिक ढांचा है वो खड़ा कर रहे थे, तो तब भी इनका जो स्थान था इन वर्गों का वैसे ही था। भारत में जब शुरुआत में ये प्रजातांत्रिक ढांचा म्यूनसिपल लेवल पे शुरू हुआ, तो जो जातियां बनी उसके अंदर प्रमुखता वे जातियां थी जो कि इन वर्गों के हिसाब से थी, यानी द्विज। और द्विज के साथ द्विज हुई, तो द्विज के आगे द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जहां मिल गए, तो उसके आगे जो पार्टी खड़ी हो गई वो शूद्र मिल गए उसके अंदर। अछूतों को तो अधिकार, शेड्यूल कास्ट को तो तब था ही नहीं। तो इस तरह से जो है वो पार्टियां बनी और ऐसे ही अस्तित्व में आ गई कांग्रेस पार्टी, जो कि मूलतः और ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों की पार्टी थी, और जिसमें अंग्रेजों का पूरा पूरा हाथ था उसे बनाने में। खैर ये एक अलग बात है। हमारा जो मतलब है, मेरा जो मतलब है इन सबको आपको समझाने का, इस इतिहास को बताने का, कि आपकी राजनीतिक समझ पैदा करना, कि आपको ये पता लगना कि आप जिस पार्टी को वोट देने जा रहे हो वो पार्टी कौन सी है, और बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी होती है, और मायावती जी का जो कहना है कि भाई हम गठबंधन नहीं करेंगे, वो सही है या गलत है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो भारत के इस स्थिति को आप समझिए कि इस स्थिति के हिसाब से अब जो नई पार्टियां बनी, जब देश आज़ाद हो गया, तो कांग्रेस वही उन्हीं वर्गों का, उन्हीं क्लासेस का प्रतिनिधित्व करती थी, यानी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई उसमें शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम भी थे, उस पर मैं आपको बाद में बताता हूँ। और साथ में जनसंघ थी। तो मेनली जो हिंदू थे वो सारे चले गए कांग्रेस में। थोड़ा प्रतिरोध था जो अलग अलग पार्टियों में, और जनसंघ के अंदर था, फिर जनता पार्टी आई, और फिर भारतीय जनता पार्टी आई। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी पार्टी बनाई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। 1930 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का
सबसे पहला प्रथम अधिवेशन हुआ। शेड्यूल कास्ट की लिस्ट पहले तैयार हो चुकी थी। अब ये हम समझते हैं कि जब शेड्यूल कास्ट बन गई तो इसकी राजनीति में क्या महत्वता है और उन पार्टियों जो बाकी पार्टियां बनी हैं उनकी क्या महत्वता है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का इतिहास शुरू होता है डॉक्टर अंबेडकर जी से। आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि जो हाथी चुनाव चिन्ह है ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का चुनाव चिन्ह था। जो नीला रंग है बहुजन समाज पार्टी का, हाथी जो बहुजन समाज पार्टी का है, नीला रंग शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का रंग था। ये तो एक अलग बात है, लेकिन अब बात यह है कि ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है कौन। ये जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, जो शेड्यूल कास्ट जातियां हैं, ये 1900 के करीब जातियां हैं पूरे भारत की। ये जातियां उस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अंत्यज है, बाहर रखी गई है, सवर्ण से बाहर है, अंत्यज है। और जाहिर सी बात है कि बाहर का मतलब हर चीज़ से बाहर, नगर व्यवस्था से बाहर हो, गांव में हो तो बाहर हो, काम धंधों में जो सबसे कम फायदे वाले काम हो वो इनको हमेशा दिए गए और ये स्थिति चलती रही। लेकिन जब स्वतंत्रता का आंदोलन जिसे हम कहते हैं वो चल रहा था, असल में वो जातिगत और सांप्रदायिक आंदोलन था। तो अब मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग बन गई, हिंदुओं की पार्टी कांग्रेस बन गई। लेकिन क्योंकि हिंदुओं की पार्टी कांग्रेस थी और ये जो शेड्यूल कास्ट थे ये बाहर थे, इनके लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई। और फिर ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आगे गई, स्वतंत्रता आई। स्वतंत्रता के बाद फिर डॉक्टर अंबेडकर जी के जाने के बाद उनके अनुयायियों ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। फिर वो भी लुप्त हो गई, मतलब पार्टी अभी है लेकिन उतनी सक्रिय नहीं रही, उतने चुनाव में उसको जीत नहीं मिली। और फिर उसके बाद काशीराम जी आए और उन्होंने रिवाइव किया डॉक्टर अंबेडकर जी की पूरी मूवमेंट को। और वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ही असल में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी है, नाम उसका अलग हो गया है। साथ में एक और जो चीज़ काशीराम जी ने जोड़ी वो थी बैकवर्ड क्लासेस की, पिछड़े वर्गों की। पिछड़े वर्गों का और आदिवासियों का अभी तक भी कोई फेडरेशन भी नहीं बना है, जैसा 1930 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक संघ जिसे कहते हैं महासंघ बना दिया था या परिसंघ उसे बना दिया था। लेकिन काशीराम जी ने एक काम किया कि इनको जोड़ा और इनको जोड़ने के बाद जो बहुजन समाज उन्होंने निर्माण किया उसके अंदर इनको भी जोड़ा और जो माइनॉरिटीज रह गई भारत में जो मुसलमान थे उनको भी साथ में जोड़ा और इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई। लेकिन बात यह है कि इन सब के बीच और हिंदुओं को, अब जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस में भी शेड्यूल कास्ट उनको भी वोट डालते आए, तो हिंदुओं को भी और जो बाकी लोग हैं इन सबको भी शेड्यूल कास्ट का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये बात समझने की जरूरत है। तो अब देखिए, अब इस पूरे इतिहास में देखिए कि इस पूरे इतिहास में हमें क्या पता चलता है कि जिसे समय आज़ादी का जिसे हम कहते हैं जो समय था, या मैं कहूँ कि वो समय था जब अंग्रेज यहाँ पर प्रजातांत्रिक ढांचा खड़ा कर रहे थे, तो भारत में दो सांप्रदायिक पार्टियां थी, एक मुस्लिम लीग एक कांग्रेस। कांग्रेस हिंदुओं की थी, मुस्लिम लीग मुसलमानों की थी। लेकिन क्योंकि ये अंत्यज है या कुछ आदिवासी हैं और कुछ जो इतने ज़्यादा बुरी स्थिति में पिछड़े वर्ग के लोग थे कि वो शायद कांग्रेस में भी उनको कुछ नहीं मिलता और मिला भी नहीं। कई जाति के नेता कहते हैं कि हमें बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद ही हमारे समाज से कोई नेता बन पाया, कोई सांसद बन पाया। तो ये सब लोगों को मिलके जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनी और इन लोगों को भी अपनी तरफ खींचा, क्रिश्चियंस को भी अपनी तरफ खींचा, मुस्लिम्स को भी अपनी तरफ खींचा, मुस्लिम लीग और यहाँ तक कि हिंदू महासभा के साथ भी इन्होंने चुनाव लड़े, मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़े। तो लेकिन एक इसमें यह हुआ कि एक क्लास पैदा हो गई, एक वर्ग बन गया, यानी दो वर्ग, मुस्लिम वर्ग, हिंदू वर्ग के साथ शेड्यूल कास्ट का वर्ग, ये तीन राजनीतिक वर्ग बन गए। लेकिन बात यह है कि राजनीति क्या होती है और राजनीतिक वर्ग की क्या महत्वता है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि राजनीति का जो हथियार है ना वो वंचित तबके को मिलना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम मुस्लिम वर्ग की बात करें या हिंदू वर्ग कांग्रेस की बात करें या मुस्लिम लीग की बात करें, तो क्या ये दोनों वर्ग वंचित वर्ग थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों वर्ग बहुत ही ताकतवर वर्ग थे। कांग्रेस के जैसे हम फाइनेंसर देखते हैं, बिरला, बजाज, बड़े बड़े फाइनेंसर। गांधी जी ने एक बहुत बड़ा फंड बनाया था, तिलक स्वराज फंड, 1 करोड़ 32 लाख रुपए का 30 के दशक में। यानी कि कांग्रेस जो हिंदू थे वो राजे रजवाड़े व्यापारी, तो ये जो वर्ग था ये असल में एक राजनीतिक वर्ग नहीं था, ये
सांप्रदायिक वर्ग था और उस सांप्रदाय का था जो कि एक ताकतवर सांप्रदाय था, जो सेना में था, रजवाड़े थे, जिनका व्यापार पे था और जिनका शिक्षा या फिर प्रशासन के ऊपर अधिकार था। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और थोड़े बहुत जो बाकी शूद्र वर्ग के थे वो इन्होंने अपने साथ मिला लिए, या उनकी राजनीतिक समझ उतनी थी नहीं। और जो दूसरा वर्ग था वो भी सांप्रदायिक वर्ग था। वो कौन सा था? मुस्लिम लीग। तो मुसलमान बहुत ताकतवर रहे भारत के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो असली पॉलिटिकल क्लास, जो असली राजनीतिक वर्ग पैदा हुआ, वो पैदा किसने किया? डॉक्टर अंबेडकर जी ने, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के रूप में। शेड्यूल कास्ट जिन्हें हम दलित कहते हैं, अनुसूचित जाति का कहते हैं, जिसमें जाटव, चमार, रैगर, खटीक, भंगी, चूड़ा, बलिया, बलाई, धोबी, रजाक, सोनकर, खटीक, ऐसे जो जातियाँ होती हैं, और दक्षिण भारत की बहुत सारी जातियाँ हैं। मैं जातियों के नाम ले रहा हूँ, इनको नेगेटिव ना लें, कई जातियों के नाम नेगेटिव लेते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जातियों के नाम नेगेटिव नहीं है, आपकी सोच नेगेटिव है। वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम बात नहीं करते। लेकिन ये जो नाम है ये सब लिस्टेड नाम है, इसके अलावा ऐसे 1900 जातियाँ हैं। लेकिन अब ये समझने की बात है कि ये जातियाँ और बाकी जातियों में और बाकी धर्म के लोगों में क्या फ़र्क है? क्या ये जातियाँ उनकी तरह ही है? क्या इनको कांग्रेस या मुस्लिम लीग की तरह हमें समान मान लेना चाहिए? नहीं। ये जो जातियाँ थी ये वो जातियाँ थी जो कि भारत का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला श्रमिक वर्ग था, जो मेहनत कश वर्ग था, जिसकी मेहनत से, और ख़ास करके शूद्र वर्ग और ये जो श्रमिक वर्ग था, इनकी मेहनत की वजह से पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था तब भी चल रही थी और अब भी चल रही है। अब हम मेहनत कश में और भी लोग आ गए हैं, लेकिन तब बहुत कम आबादी थी। 25 करोड़, 30 करोड़ मुश्किल से आबादी होगी जब ये सारे ढांचे प्रजातंत्र के बनने शुरू हुए 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के समय। उस समय शेड्यूल कास्ट की आबादी 4 करोड़ 30 लाख थी, जो कि आज लगभग 25 करोड़ हो चुकी है। ऐसे ही बाकियों की आबादी बढ़ गई है। मुस्लिम्स की आबादी भारत में कम लगती है, लेकिन असल में बंगाल और पाकिस्तान को अगर मिला के देखा जाए तो उनकी आबादी भी काफ़ी है। तो अब बात यह है कि ये जो एक क्लास बन गई, क्योंकि ये एक वर्ग बन गया, तो वर्ग तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बना दिया, कांग्रेस इसको अनदेखा नहीं कर सकती थी। और कांग्रेस ये बात समझ गई थी कि इस वर्ग की एक महत्वता है। क्यों महत्वता है? क्योंकि ये वो वर्ग मजदूरी करने वाला, छोटे छोटे काम करने वाला वर्ग है, जिसको सच में राजनीति की जरूरत है, और जो सच में प्रजातांत्रिक माहौल के अंदर जाता है, वोट करता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। बाकियों को उतना राजनीतिक अधिकारों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास पुरानी रियासतें हैं, पुरानी ज़मीनें हैं। अब देखिए, जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उससे पहले गोलमेज सम्मेलन हुआ। उस गोलमेज सम्मेलन की में ये बात उठी कि क्या जो नई जो सभा बनेगी, लेजिस्लेचर जिसे कहते हैं, जो नया विधान परिषद जिसे हम कहते हैं, इस तरह से जो बनेगा, नई कानून व्यवस्था बनेगी, नई संसद जो बनेगी, उसके अंदर जमींदार, पूंजीपति, इनको भी क्या अधिकार होने चाहिए? तो इस पर ना कर दिया कि इनके लिए स्पेशल सीटें, स्पेशल रिजर्व सीट्स होनी चाहिए, पूंजीपतियों के लिए, जमींदारों के लिए, ठाकुरों के लिए, रजवाड़ों के लिए। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसको मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट, तो संविधान असल में जो बन के आया है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और 1935 से पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31, 32, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले साइमन कमीशन, साइमन कमीशन से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये पूरा एक प्रोसेस है, और इसके अंदर प्रोसेस में जो 1930, 31, 32 की जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहाँ जो जो अम्बेडकर जी ने बोला वो सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण थी, और वही आगे चल के हमारे संविधान में आई। तो इसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी मना कर दिया, ब्रिटिश ने भी मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जमींदारों के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए, उद्योगपतियों के लिए कोई स्पेशल सीट्स हो, या राजवाड़ों के लिए सीट्स हो। अब देखिए, अब जो मैं वो कह रहा हूँ ना, इस बात को समझिए। ये रजवाड़े और जमींदार कौन से वर्ग के थे? वर्ण व्यवस्था के हिसाब से या तो इनमें मुस्लिम थे,
अगर वर्ण व्यवस्था कहते तो इसे मुस्लिम थे, और यदि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखें तो भारत के शासक वर्ग थे, या फिर भारत के पूंजीपति, पूंजीपति यानी वैश्य थे, और भारत के शासक वर्ग यानी क्षत्रिय थे। तो अगर उनका ऐसे रिजर्वेशन हो जाता उस समय, तो इसका मतलब क्या होता कि वो जो व्यवस्था पहले से चल रही थी वही दोबारा चलती, और लोगों को प्रजातंत्र नाम की चीज़ या लोकतंत्र तो आती नहीं। लोकतंत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमो मतलब पीपल, क्रेसी माने शासन, यानी लोक शासन तो आता ही नहीं। तो बात ये होती कि ये इस तरह से आ जाते और लोक शासन को रोक देते। लेकिन अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि क्या सच में लोक शासन चल रहा है? नहीं। अब हुआ ये है कि ये जो शासक वर्ग थे, जमींदार थे, रजवाड़े थे, पूंजीपति थे, इन्होंने राजनीतिक पार्टियों को ज्वाइन कर लिया, और विशेषकर कांग्रेस और जनसंघ को ज्वाइन कर लिया। आज की स्थिति में अगर आप देखे जाएं तो पूरा चुनाव पहले रजवाड़े प्रभावित करते रहे, और उसके बाद अब पूंजीपति प्रभावित कर रहे। पूंजीपति भी शुरुआत से प्रभावित करते रहे। तो भारत में जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र, वो लोकतंत्र क्या भारत में आ पाया? लोक शासन क्या आ पाया? लोक शासन तो तब आता जब चुनाव प्रभावित ना होते, लेकिन चुनाव तो प्रभावित रहे। और इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा वंचित तबका था, शेड्यूल कास्ट का या बैकवर्ड क्लासेस का या फिर शेड्यूल ट्राइब्स का, मूल निवासी, ओबीसी, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति वालों का, वे प्रभावित कर नहीं पाए। सिर्फ बजाय इसके कि एक क्लास बनी, शेड्यूल कास्ट बनी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने बना दी, तो वो शेड्यूल कास्ट पूरी पॉलिटिकली एजुकेटेड होनी शुरू हो गई 1930 से ही। पर बल्कि जब डॉक्टर अंबेडकर जी आए, बाहर से पढ़ के आए, तो 1920 के दशक से पहले होनी शुरू हो गई। हालांकि पहले भी काम चल रहे थे, ज्योतिबा फूले जी के समय भी काम चल रहे थे, लेकिन ये जो उस समय वैसा प्रजातांत्रिक ढांचा स्थापित होना शुरू नहीं हुआ था। उस समय वे सामाजिक आंदोलन थे। यहाँ पर वो सामाजिक आंदोलन भारत की राजनीति के अंदर स्थापित होने शुरू हो गए। इसलिए भारत जो स्वतंत्र हुआ उसमें सिर्फ आर्थिक समानता नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक समानता, आर्थिक भी और सामाजिक भी। तो अब सामाजिक समानता कैसे आएगी? अगर हम उन्हीं ताकतों को मजबूत रखेंगे, जमींदार, इंडस्ट्रियलिस्ट, रजवाड़े, तब तो सामाजिक समानता आएगी नहीं। तो सामाजिक समानता कैसे आएगी? इनको प्रजातंत्र में बदलेंगे। जो शक्तियां हैं, जैसे टैक्सेशन की शक्ति है, देश कैसे चलता है? टैक्सेशन की शक्ति है। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जितने भी रजवाड़े और नवाब, जो खास करके जो बादशाह रहे, ये कभी भी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे, ये कभी भी अंग्रेजों के नागरिक नहीं रहे, ये कभी भी भारत के नागरिक नहीं रहे। फॉरेन एक्ट करके एक एक्ट है, उसके हिसाब से ये अंग्रेजों के सहयोगी हैं। तो ये जो बात कही जाती है कि पूरा देश गुलाम रहा, ऐसा नहीं है। 570 रियासतें कभी भी अंग्रेजों की गुलाम नहीं रही। हाँ, अधीन, अधीन भी नहीं कह सकते, हाँ, क्योंकि वो हार गए थे युद्ध में, एक तरह से उनके सहयोगी बन गए थे। अंग्रेजों ने उनको अपने गुलाम नहीं बनाया। गुलाम तब बनते जब अंग्रेजों का कानून उन पर लागू होता। तो इन रियासतों के अंदर जो कानून लागू हो रहा था, वो कौन सा लागू हो रहा था? इन रियासतों का ही लागू हो रहा था 1935 तक। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तो 1935 के बाद ही फिर कोर्ट्स का बढ़ना शुरू हो गया कि कोर्ट जो था, अच्छा, बाकी गुलाम फिर किसे कहेंगे? वो थे जो ब्रिटिश प्रोविंस के लोग थे। भारत दो चीज भागों में बटा हुआ था, एक ब्रिटिश का क्षेत्र जिसे प्रोविंस कहते थे, प्रांत कहते थे, और एक प्रिंसली स्टेट जो रजवाड़ों का क्षेत्र था। तो रजवाड़ों के क्षेत्र में जो ब्रिटिश लॉ थे वो चलते नहीं थे। तो ये डिफरेंस था। लेकिन अब चूंकि प्रजातंत्र आ रहा था, मतलब टैक्सेशन की पावर। प्रजातंत्र क्या है? इसमें ये बहुत समझने की चीज़ ही है, जिन लोगों को समझ नहीं आती कि देश क्या है। देश का मतलब है टैक्स कौन ले सकता है। आज टैक्स कौन लेता है? संसद तय करती है। संसद कौन बनाता है? वोटिंग से बनते हैं। तो शक्ति किसके पास है प्रजातंत्र में? लोगों के पास शक्ति है। आज न्याय व्यवस्था कौन स्थापित करता है? संसद बनाती है कानून। संसद कौन बनाता है? लोग बनाते हैं। तो न्याय व्यवस्था कौन लागू कर रहा है? लोग लागू कर रहे हैं। आज प्रशासन व्यवस्था कौन लागू करता है? संसद तय करती है। संसद कौन बनाता है? लोग बनाते हैं। विधानसभा, लोकसभा के चुनाव कौन लड़ता है? कौन उनमें वोटिंग करता है? लोग जाते हैं और आम लोग लड़ते हैं। उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि खाली रजवाड़े ही लड़ेंगे। तो ये जो फर्क है ना, ये है देश। टैक्स लेना, सुरक्षा करना। आज सुरक्षा
जब हमारी आर्मी का गठन होता है तो उसमें कोई जाति नहीं देखी जाती, भारत में जातियाँ देखी जाती थी। आज कोई भी जाके अपनी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आर्मी में जा सकता है। लेकिन उसके कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। संसद कौन बनाता है? चुनाव बनाते हैं। चुनाव में वोट कौन करता है? लोग करते हैं। आज हमारे ट्रेड्स जो होते हैं वो ट्रेड्स कैसे चलते हैं? जिन कानूनों पे चलते हैं, कौन बनाता है? संसद बनाती है। आज हमारा एजुकेशन कौन बनाता है? संसद बनाती है। हर चीज़ जो संसद बनाती है, और हर संसद को कौन बनाता है? लोग बनाते हैं, आम लोग बनाते हैं। आम लोगों को वोट कौन करने जाते हैं? भारत के नागरिक। आम लोग मतलब नागरिक। नागरिक वोट करने जाते हैं और वह चलाते हैं। तो ये लोक शासन है, ये लोकतंत्र है, ये लोकशाही है। लेकिन अब ये लोकशाही, क्योंकि उनको जो पहले शक्तिशाली थे उनको